वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है और कल केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक में भाग लिया था और इसके बाद उत्तराखंड के सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया गया। अब 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। पहाड़ में एक बार फिर से पुष्कर राज। जी हां, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होकर इतिहास बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत के अगुवा रहे पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश की अगली सरकार के मुखिया होंगे। अब धामी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार यानी कि कल 23 मार्च को होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है। सोमवार शाम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को सर्वसम्मति से उनका नेता चुन लिया गया और बैठक में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी के अलावा पार्टी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदन किया। इसके बाद सभी विधायकों ने धामी के नाम का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लगा दी। इसके बाद ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए धामी के अलावा और किसी का नाम नहीं आया और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम का समर्थन किया है। और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर 2:30 बजे करीब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी पहले से ही चल रही है और कल नाम का ऐलान कर दिया गया। हालांकि सब टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि आखिर पहाड़ पर किसका राज होगा, तो नाम का ऐलान कर दिया गया कल शाम को। हालांकि मंथन काफी किया गया था और गहन मंथन चला, जिसके बाद ये फाइनल हुआ कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान दी जाएगी। और ऐसे में जब नाम का ऐलान किया गया तो खटीमा से लेकर पूरे उत्तराखंड में चारों तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला। हालांकि ये कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी ने कम समय में बेहतरीन काम करके दिखाया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया है। और लगातार भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बारे में भी बता रहे हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। साथ ही साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। उपेंद्र, सबसे पहले देखिए, अब इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तो तैयारियां हैं। मैं यही चाहूंगी जरा दर्शकों को बताइएगा कि कार्यक्रम की तैयारी कैसी चल रही है। आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, अब जो कल जिस प्रकार से शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में जो कार्यक्रम को लेकर जो है जो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और कल जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो कर दी जाएगी, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से देखा गया है कि इस बार जो शपथ ग्रहण होगा काफ़ी भव्य तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो मिथक टूटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, जिस प्रकार से इन 22 सालों में ये देखा गया था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार पर देखने को मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर जो है मिथक टूटा है कि दोबारा रिपीट जो है एक बार फिर से भाजपा ने जो है यहां पर सरकार बनाई है, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से गदगद दिखाई दे रही है और उसको कार्यक्रम को भव्य बनाने के लेकर जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। परेड ग्राउंड पर जो है पूरी भव्य तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई है। कुर्सियां जो टेंट है वो लगा दिए गए हैं। तमाम जो जिस प्रकार से देखा गया है कि इस बार के जो शपथ ग्रहण समारोह में जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम
कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं इस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। और साथ ही उत्तराखंड की झांकियां, तमाम सारी कोशिश जो है वो की गई है कि हर चीज़ें जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो हो। और इस प्रकार से जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान जो है पुष्कर सिंह धामी के हाथों पर जो है वो सौंपी गई है, क्योंकि हालांकि वो अपने खटीमा सीट से जो है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया। जो विधायकों ने जिस प्रकार से कल विधानमंडल दल की बैठक में उनको समर्थन दिया है, तो उससे ये साफ हो गया है कि अब जो है उनको जो है पार्टी ने कमान सौंपी है। तो उसके बाद से जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर वो पूरी कर दी गई है। और कल जिस प्रकार से 2:30 बजे के करीब जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा। कई बड़े दिग्गज जो है पार्टी के जो है उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भी दिखाई देंगे। जी अब ठीक है उपेंद्र, अब तमाम जानकारी आपने दर्शकों को बताई और लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे और बताएंगे भी कि किस तरीके से भव्य स्वरूप इसको दिया जाएगा। नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी देखिए, अब मेरे सहयोगी उपेंद्र बता रहे हैं कि कैसे किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भव्य तरीके से किया जाएगा। खास बात आपको इसमें क्या नजर आ रही है? क्या इस कार्यक्रम को इसीलिए इतना खास बनाया जा रहा है कि सरकार ने एक बार फिर से सरकार रिपीट हो रही है, मिथक टूटा है और पूर्ण बहुमत सरकार को मिला, या फिर कोई और नया पहलू या फिर कोई और नई खास बात आपको समझ आ रही है इस कार्यक्रम की भव्यता को लेकर? देखिए दीपिका की ये जो जीत है 2022 की, जो भाजपा की जीत है, मैं इस जीत को 2017 की जीत से भी बड़ा मानता हूँ। हालांकि अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो उस समय बीजेपी को 57 विधायक मिले थे, लेकिन आज की डेट में 47 विधायक मिले हैं। नंबर के हिसाब से ये जीत छोटी है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीती गई जीत है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बहुत ज्यादा था प्रदेश के अंदर। लेकिन जनता ने सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी के मैजिक के ऊपर पूरा जो उनका कहेंगे कि एक किस्म से उनका जो जादू चला, उन पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा एक बार पुनः से जनता ने उनको अपना विश्वास उन पर जताया। और यही एक बड़ा कारण है कि सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जनता ने एक बार फिर से विश्वास और भरोसा जो है बीजेपी पे जताया। तो ये जीत जो है विपरीत परिस्थितियों में मिली हुई जीत है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में बिल्कुल जीत काफी खास है। और एक बार फिर से नीरज जी से हम संपर्क करेंगे और संपर्क टूट गया है नीरज जी से, लेकिन उपेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। उपेंद्र, जैसे कि नीरज जी बता रहे हैं कि ये जीत बहुत बड़ी है, हालांकि पिछली बार से कम सीटें हासिल हुई, लेकिन अब जीत बहुत बड़ी है क्योंकि सरकार रिपीट हुई है। इसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि कार्यक्रम को भव्य स्वरूप तो दिया ही जा रहा है, तैयारी जोर शोर पर की जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटने वाले हैं? नीरज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जानकारी उपेंद्र से ले लेते हैं। उपेंद्र जरा बताइएगा कि आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपने देखा भी होगा तैयारी कैसी चल रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर बुलाया गया है और कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए जिस प्रकार से जो कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो तमाम जो तैयारियां भाजपा की ओर से जो है वो की गई है, और माना जा रहा है कि कल जब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी शपथ ग्रहण समारोह की, तो हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, क्योंकि सभी 70 विधानसभाओं से जो है कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आम जनताओं से भी निवेदन किया, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के उनको भी बुलाया गया है। तो यानी कि अब हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग पहुँचने वाले हैं। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही है। उनके जिस प्रकार से भाजपा की ओर से कहा गया है कि कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो यानी कि साफ जाहिर है कि भव्य तरीके से जो है इस कार्यक्रम को जो है वो किया जाना है। बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है इस कार्यक्रम को लेकर। वो गेस्ट लिस्ट भी सामने आ गई होगी, वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा आप। तो मैं दीपिका यही कहना चाह रहा था कि ये जीत जो है विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, जिस समय एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था पार्टी के खिलाफ, उस समय ऐसी जीत मिली है। मुझे लगता है कि शायद पार्टी ने भी जो इनपुट्स पार्टी के बाद चुनाव से पहले आ रहे थे, पार्टी ने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी कि इस बार भी उनको इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में जो है यहाँ की जनता एक बार फिर उन पर विश्वास
और भरोसा जताएगी, तो ये इस तरह की कल्पना से बाहर जाकर किसी पार्टी को जीत मिलती है तो उत्साह का वातावरण बनना स्वाभाविक बात है। तो कार्यकर्ताओं में भी जोश है, नेताओं में भी जोश है, और हमने इसी तरीके से देखा था कि 2017 में भी जब 57 विधायक जीत के आए थे तो उस समय भी नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े केंद्र के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, और इसी तरह से परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बहुत भव्य रूप में हुआ था। तो सेम उसी की तर्ज पर जो है इस बार भी ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि क्योंकि आगे 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव होना है और प्रधानमंत्री और जो बड़े केंद्र के मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक बार जनता का शुक्रिया और जनता का धन्यवाद और जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे, और साथ ही धामी को अपना आशीर्वाद देने भी आएंगे। और ये खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है, क्योंकि 21 साल का मिथक टूटा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का दौर रहता था हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पहली बार 22 वर्षों में ऐसा हुआ कि कोई सरकार रिपीट करी है, और दूसरी बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि जनरल खंडूरी के बाद किसी मुख्यमंत्री को दोबारा कमान राज्य की सौंपी गई हो। बिल्कुल नीरज जी, आपने 2024 का जिक्र किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी परेड ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइएगा, वहां पर कैसी तैयारी चल रही है और कितना भव्य स्वरूप कार्यक्रम को दिया जाने वाला है। बिल्कुल, परेड ग्राउंड की तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ परेड ग्राउंड में जो तैयारियां हैं किस प्रकार से चल रही हैं। साफ तौर पे ये वही परेड ग्राउंड है, आपको बताना चाहेंगे, जहाँ 2017 में भाजपा की सरकार आने पे यहीं पे मुख्यमंत्री के शपथ कार्यक्रम हुए थे, और मुख्यमंत्री के तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ शपथ लिया था, उनकी कैबिनेट ने शपथ लिया था। और एक बार फिर देखा जाए तो 2022 में दोबारा सत्ता में वापसी के बाद इसी परेड मैदान में दोबारा एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो आयोजन है किया जा रहा है। कल 2:30 बजे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तय किया गया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं। बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री साफ तौर पर शिरकत करेंगे। संभावनाएं ये भी हैं कि योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी जानकारियां भाजपा के नेताओं की तरफ से दी जा रही है। और साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से दोबारा सत्ता में वापसी भाजपा ने की है उत्तराखंड के अंदर, तमाम मिथकों को तोड़ने का जो काम किया गया है, और एक बार युवा चेहरे के नाम पे जिस तरीके से चुनाव में गई थी, और 10 तारीख के बाद से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है, कई सारे नाम रेस में थे, और ऐसे में जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री के तौर पे जो चुनाव मैदान में खटीमा से पुष्कर सिंह धामी थे, चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी उन पे विश्वास जताने का काम हाईकमान ने किया है। और राजनाथ सिंह कल जिस तरीके से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए, उनके नाम का ऐलान किया कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के हाथ में ही कमान होगी, और ऐसे में एक भव्य कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परेड मैदान को सजाया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, और ऐसे में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है, और अलग से एक मंच बनाया जा रहा है। मंच बनाने का काम अभी चल रहा है, ये कल आज देर शाम तक पूरा होने की संभावना है। रात भर यहाँ काम चला है, कल से ही ये काम चल रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राउंड में कल दोपहर के समय मौजूद दिया जा रहा होगा तैयारियों को, क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है, जैसे कि आप बता भी रहे हो। जानकारी भी है कि 2:30 बजे करीब कल इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंतिम रूप दिया जा रहा होगा अब तैयारियों को। बिल्कुल अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। काफी आनंद फानन में सारे जो कार्यक्रम है वो तय हुए हैं, क्योंकि एकाएक जो परसों ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लगातार जो चर्चाएं चल रही थी दिल्ली में हाई कमान के साथ, जो बैठकें हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं की चल रही थी, एकाएक तय हुआ कि जिस तरीके से कल जो बैठक थी विधानमंडल दल की, उसके पहले 11 बजे जो सभी विधायकों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम था, एकाएक सभी कार्यक्रम किए गए। और कल ही ये तारीख का ऐलान हुआ कि 23 तारीख को जिस तरीके से जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पे देखा जाए तो जो जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क्योंकि कल 2:30 बजे करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीरज जी, क्योंकि एक बार फिर से सरकार रिपीट हो गई है और पुष्कर सिंह धामी पर आलाकमान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, और ये कहकर भरोसा जता लिया गया, बेशक वो खटीमा से हार गए, लेकिन ये कहकर भरोसा जता लिया गया कि उनको समय बहुत कम मिला था, मात्र 5 या 6 महीने का समय मिला काम करने के लिए। उस दौरान उन्होंने बेहतरीन काम किया है।
आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब एक बार फिर से कमान, अब तो पूरे 5 साल के लिए कमान सौंपी जा रही है, ऐसे में कितनी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के लिए रहने वाली है और क्या लग रहा है आपको, क्या प्राथमिकताएं उनकी सबसे पहले रहेंगी? दीपिका, देखें, बिल्कुल सही बात कही आपने कि उनको जो पिछले कार्यकाल का समय था करीब 7 महीने के आसपास का समय था, लेकिन 7 महीने के समय में उसने काफी कुछ अच्छा करने की अपनी तरफ से कोशिश की। और जो आड़ी तिरछी लकीरें पिछले मुख्यमंत्रियों ने खींची हुई थी, उन लकीरों को भी उन्होंने सीधा करने की कोशिश की। उन लकीरों से मेरा मतलब है जो विवादित फैसले थे, वो केंद्र के परामर्श के साथ उन्होंने वो विवादित फैसलों को वापस लिया। किसी ना किसी तरीके से इस तरह से एफर्ट्स करे, इस तरह की कोशिश करी कि ये जो निराशाजनक माहौल है जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बनी हुई है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। और मुझे लगता है वो काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहे और उसी का परिणाम, ये सकारात्मक परिणाम आया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी कर गई। अब उनके चुनाव हारने के बाद दोबारा से आला कमान ने जो उनके ऊपर विश्वास और भरोसा उनको जताया है, जो उनकी निष्ठा का इनाम उनको दिया है, उसका सीधा सीधा उस निष्ठा से उनके ऊपर तमाम तरह की, ये कहें कि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और चुनौतियां उनके सामने बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 6 महीने के अंदर उनको ये डिसाइड करना है कि 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में से जो 47 उनके विधायक चुन के आए हैं, उसमें से किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, ताकि वो सीट महज उनके लिए उनके मुफीद हो, सुरक्षित हो, जहां से वो आसानी से चुनाव जीत जाएं और ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीत जाएं, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो 2022 से लेकर 2027 के बीच का जो एक बड़ा रोड मैप बीजेपी ने रखा है, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या है और करप्शन का को लेकर भी बहुत ज्यादा यहाँ सवाल उठते रहे हैं। तीसरी बात, जो सरकारी हेल्थ सेक्टर है हमारा, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां सामने निकल के आई थी और पलायन के भी बहुत सारे कारण हैं। पानी, बिजली, सड़क, ये तो मेन मुद्दे हैं ही हैं। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी शिक्षा है उसका स्तर बहुत नीचे है और पहाड़ की जो समस्या है, जंगली जानवर जो है वहां पर लोगों की खेती खा जाते हैं, वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां के लोग लोट के पलायन करके मैदानी जनपदों में आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो ये तमाम बहुत मुद्दे हैं, बहुत जमीन से जुड़े असल मुद्दे हैं जिसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सब चीजें उनके सामने तमाम चुनौतियों की तरह खड़ी हुई हैं। इनसे उनको पार पाना होगा। जो अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वायदे किए हैं, उन वायदों को लक्ष्य रख के पूरा करना पड़ेगा। और 2017 और 22 के बीच में भी जो बड़े कमिटमेंट किए थे बीजेपी ने, उसमें से भी तमाम वायदे अधूरे रह गए हैं। उन वायदों को भी पूरा करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर, जनता की अपेक्षाओं पर उनको खरा उतरना होगा और अपने हाईकमान का विश्वास और भरोसा भी उनको जीतना होगा। और उनके पास समय की कमी नहीं है, चुनौतियां हैं और इस बार समय भी उनके पास पूरा 5 साल का है। बिल्कुल। उपेंद्र, क्योंकि अब देखिए नीरज जी भी कह रहे हैं कि अभी सेफ सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो सीट कौन सी होगी ये आगे देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने देखा कि कई विधायक तो अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार हो गए थे कि यहाँ से पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ा दिया जाए। ऐसे में कोई जानकारी ऐसी है कि किस सीट से दांव लगाया जा सकता है, पुष्कर सिंह धामी को कहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है? पहला ये। दूसरा ये कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब खटीमा से जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की दौड़ पर कई सारी चर्चाएं जो है वो चल रही थी, लेकिन उसी समय कई सारे ऐसे विधायक भी पार्टी में थे जो अपना जो है इस्तीफा दे रहे थे और उनको जो है वहाँ से चुनाव लड़ाने की जो है वो बात कर रहे थे। जिस प्रकार से जागेश्वर से विधायक थे वो बात कर रहे थे कि अपनी सीट से जो है वो उनको जो है चुनाव लड़वाएंगे। साथ ही चंपावत के जो विधायक जीत कर आए हैं वो भी चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ से चुनाव लड़े। तो कई सारे ऐसे विधायक थे कि जो अपनी सीटों से जो है उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं और वहाँ से जो है वो जीत कर आए। वो तो पूरा दमखम जो है उनके लिए लगाया हुआ। यही कारण रहा है कि एक बार फिर से जिस प्रकार से हाईकमान ने उन पर विश्वास भी जताया है, और साथ ही जिस प्रकार से देखा गया था कि 6 महीने का कार्यकाल इनका जिस प्रकार से रहा और उसके बाद इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, जिस प्रकार से उन्होंने नारा भी दिया था युवा नेतृत्व 60 के पार। हालांकि 60 सीटें तो भाजपा नहीं लेकर आई, लेकिन फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो यहाँ पर बनाने में जो है वो सफल हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथक तोड़ने में सबसे बड़ी बात है कि मिथक जो है वो यहाँ पर तोड़ा गया और दोबारा जो है भाजपा रिपीट किए गए। लेकिन अगर आम जनता की अगर बात की जाए तो आम लोग भी काफी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि देखा गया है कि जो इन 6 महीनों में जो इनका कार्यकाल रहा, काफी संतोषजनक इनका कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में जनता भी चाहती थी कि एक युवा नेता जो है उत्तराखंड में रहे, और वो भी 5 सालों तक उनके पास कमान सौंपी जाती है तो उनके नेतृत्व में किस तरीके से विकास की गति को जो है विकास की गति तेजी से बढ़ती है, इन तमाम चीजों की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। तो तमाम ऐसे में देखा जा रहा है कि आम जनता भी काफी खुश दिखाई बिल्कुल, आम जनता भी बेहद खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। ज्ञानेंद्र, आप मौके पर मौजूद है, आपने व्यवस्था दिखा दी, तैयारी कैसी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कैसी तैयारी? बिल्कुल, सिक्योरिटी के पर्पज से अगर हम बताना चाहेंगे, कैमरा पर्सन अगर दिखाएं तो यहाँ जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, एसपीजी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। खासतौर पे जो मंच बनाया जा रहा है, मंच को एसपीजी ने अपने सुरक्षा के अंदर में ले लिया है। खासतौर पे एसपीजी की टीम खासतौर पे सुबह ही यहाँ मुआयना किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से जो उत्तराखंड की पुलिस टीम है, यहाँ पे कई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी किस तरीके से यहाँ मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं खासतौर पे। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो कई तरह के कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच बनाए जाएंगे। साफ तौर पे यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस की टीम रहेगी, एसपीजी की टीम रहेगी, केंद्रीय बल रहेगी। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यहाँ पे तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 से 20 हजार लोगों के जुटने की संभावना है, क्योंकि कार्यकर्ता आएंगे, भाजपा के, आम जनता भी आएगी। और ऐसे में जिस तरीके से पदाधिकारी होंगे, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, अन्य राज्यों के भी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। यानी कि 15 से 20 हजार लोगों की व्यवस्थाएं अगर की गई हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी उतनी ही फोर्स लगाई जाएंगी। यहाँ पूरी जो फोर्स है वो डीजीपी के निर्देश अनुसार उनको पहले से ही ब्रीफिंग की जा रही है, और सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो डीजीपी के हाथों में है। और ऐसे में उनके निर्देश पे तमाम जो अधिकारी हैं समय समय पे यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। कल रात जिस तरीके से एसएसपी देहरादून ने यहाँ मुआयना किया, उनके साथ डीएम देहरादून राजेश कुमार भी मौजूद थे। और ऐसे में पूरी जो व्यवस्थाओं को पहले से ही सुचारू करने के लिए जो जोर दिया जा रहा है साफ तौर पे, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है और क्योंकि इसीलिए इस कार्यक्रम में खास बनाने की तैयारी चल रही है। आप दिखा रहे हैं लगातार कि कैसी तैयारी की गई है, व्यवस्था के लिहाज से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी। एक बार फिर से नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज जी, एक बार फिर से पहाड़ पर पुष्कर राज तो हम देखने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ये कोशिश रहेगी कि सब कुछ नए सिरे से किया जाए और विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। ऐसे में कैबिनेट की अगर हम बात करते तो क्या लगता है आपको कि पिछली जो कैबिनेट में मंत्री थे क्या उनको रिपीट किया जाएगा, या फिर गुजरात में हमने देखा था जिस तरीके से बदलाव किया गया था और पूरी कैबिनेट नई नजर आई थी, यहां पर भी आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ किया जा सकता है? दीपिका, देखिए 2-3 चीजें मैं बताता हूँ आपको कि पहली बात तो ये कि हमारे 70 विधायकों की विधानसभा है जी, और विधायकों के 15% अनुपात में ही जो है मंत्री बनाए जाते हैं जी। मुख्यमंत्री समेत समझिए कि 11 मंत्रियों की 11 लोगों की कैबिनेट हमारे यहाँ बनेगी जी। तो 3 कैबिनेट की बर्थ जो है पिछली सरकार में खाली हो गई थी। तो उसकी वजह है कि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य दोनों के दोनों कैबिनेट मंत्री थे जो कांग्रेस में चले गए छोड़ के। और तीसरा यतीश्वरानंद जो बीजेपी के विधायक थे, हरिद्वार से कुछ चुनाव हार गए, वो भी मंत्री थे। तो 3 लोग तो नए मान के चलिए कि इस कैबिनेट में एडजस्ट होंगे ही, जो 3 बर्थ खाली हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, मुझे लगता है ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इस बार वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ना रहकर कहीं ना कहीं वो कैबिनेट में शामिल हो जाएं। और 5वां मुझे लगता है कि प्रदेश संगठन में भी जिस तरह से बदलाव के क्या कयासबाजी जारी है कि जो संगठन के मुखिया हैं वो भी बदले जाएंगे। अगर मदन कौशिक को वहां से रिमूव किया जाता है, उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है, तो वो भी प्रबल दावेदार है, वो भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल होंगे। इसी तरीके से बहुत सीनियर विधायक हमारे यहाँ, एक मुन्ना सिंह चौहान, वो भी जीत के आए हैं लगातार कंटिन्यू, और बहुत पुराने वो उत्तर प्रदेश के जमाने से विधायक हैं। तो मुझे उनकी भी प्रबल संभावनाएं लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि मिश्रण रहेगा पिछली कैबिनेट का और इस कैबिनेट का मिश्रण रहेगा। यानी कि पूरी तरीके से नीरज जी समय की कमी है, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मिश्रण रहेगा, कुछ पुराने तो कुछ नए लोगों को जगह दी जाएगी। नीरज जी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए। उपेंद्र, ज्ञानेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐसे में कार्यकाल
तो पहला भी हमने देखा, और इससे आगामी कार्यकाल कैसा रहेगा और आगामी कैबिनेट कैसी रहेगी, जो सबसे बड़ा सवाल है, इस पर भी हमने चर्चा की। और कुल मिलाकर कार्यक्रम की भव्यता की तस्वीरें आपने देखी, और कल जब ये कार्यक्रम होगा वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।